जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसको एमसीक्यू सीरीज साइंस सब्जेक्ट में कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के लिए। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये एमसीक्यू सीरीज रन करने वाला है। हर वीडियो में मैं 25 से 30 एमसीक्यू लाऊंगा आपके लिए। चैप्टर पर डिपेंड करेगा, चैप्टर बड़ा रहेगा तो वो 30 एमसीक्यू तक जा सकता है, चैप्टर अगर छोटा रहेगा तो 20 से 25 एमसीक्यू तक भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 20 से 30 एमसीक्यू आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगर आप उन एमसीक्यू सीरीज को लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा या हो सकता है 10 ही मिनट का वीडियो रहे, डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना बड़ा है या छोटा है। तो उस हिसाब से अगर आप 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को डेली रिवाइज करते हैं तो 13 चैप्टर हैं आपके। 13 से 14 दिन यानी मात्र 2 हफ्ते में आप 20 में से 20 अंक साइंस जैसे सब्जेक्ट में, वो भी एमसीक्यू जो आता है आपका, एमसीक्यू 20 अंक आता है, उसमें आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी डिटेल दे दी थी कि किस तरीके से ये सीरीज चलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ अगर ये सीरीज अच्छी लगे तो साइंस के लिए जो इस प्रकार से मैंने बनाया है, मैं आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए भी बना करके दे सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसमें भी ऐसे इसी प्रकार से 20 से 30 एमसीक्यू रहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा ना खींच करके मैं आपको फटाफट से इसको बताते चलूंगा। बीच में मैं 4-5 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए। आप देखिए कि आप इसमें से कितना कर पाते हैं और कमेंट कीजिए कि आपने 25 या 30 में से कितने एमसीक्यू सही किए हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, और जो आपको ना आए उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है कि दानेदार जिंक में तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जिंक में तनु HCl डालेंगे तो यानी Zn प्लस HCl इक्वल टू दी क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस वाले सवाल में तो मैंने आपको ऑप्शन मतलब नहीं दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको 5 से 6 सेकंड वीडियो के स्टार्टिंग में मिल गया है, तो इसमें मुझे देने का कोई जो है रूल नहीं बनता था। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है मेरे भाई, सी, सफेद। ठीक है मेरे भाई, सफेद। इतना तो आपको आता ही होगा, बहुत ही बेसिक सा है। लेकिन आगे चलते हैं, अब इसमें मैं आपको पूरा का पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। तो मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है, क्या है। 5 सेकंड दे रहा हूं, आप देखिए। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी वाष्पन और डी ऊर्ध्वपातन। बताइए क्या है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, बताइए। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फटाफट से बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, हाँ तो चलिए बताते हैं। तो क्या है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, क्या है, ऑक्सीकरण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सही है तो बहुत ही बधाई हो। और अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। 30 एमसीक्यू है, 30 में से देखिए आप कितने अंक पा सकते हैं टेस्ट में। ठीक है मेरे भाई, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो जो चौथा सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ये एक डेफिनेशन भी है मेरे भाई, एक तरीके से ये डेफिनेशन भी ही दे दिया हूं मैं आपको। डेफिनेशन भी आपको साथ साथ रिवाइज हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। अब जो है आप बोर्ड एग्जाम में आ गया, अभिकारक किसे कहते हैं, आप लिख देंगे सीधा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो प्राप्त होता है या अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक, सीधी सी बात। बी ऑप्शन अगर सही है तो आपका एक अंक और इंक्रीज हो गया। अब उसके साथ साथ पांचवा सवाल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया या व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आपके पास जो चिन्ह दिया है इसमें से बताइए, केवल राइट साइड बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं, या फिर बाएं से दाएं दाएं से बाएं दोनों, या ये सभी, ए बी सी। बताइए कौन सा होगा। 3 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फटाक से सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ यानी उत्क्रमित हो रहा है, यानी आगे भी जा सकता है, फिर से वह अभिक्रिया वापस भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद छठा, भौतिक परिवर्तन में बदलता है, कौन सा।
क्या चीज जो है भौतिक परिवर्तन में बदलता है? आपको फिर से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अणुओं का द्रव्यमान बदलता है, अणुओं की रचना बदलती है, अणुओं की व्यवस्था बदलती है, या ये सभी? बताइए कौन सा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो आपने अभी तक उम्मीद करता हूँ आंसर दे दिया होगा, तो सी, अणुओं की व्यवस्था। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अणुओं की व्यवस्था। अब सातवां, सातवां क्या है? सातवें में तो केवल तीन ही ऑप्शन दिए हैं मेरे भाई। तो सातवां आप बताइए, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बहुत ही फेमस अभिक्रिया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन का स्थान, राइट साइड में देखो, हाइड्रोजन का स्थान ले लिया जिंक ने। ठीक है मेरे भाई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? प्रतिस्थापित किया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद चलते हैं आठवां, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही जो जो पढ़ा रहेगा, जैसे आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, और बाकी बाकी के स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सवाल है। तो इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? देखिए लगभग सेम ऑप्शन है। तो ये आठवें का कौन सा? बी ऑप्शन, H2+I2-2HI, ये बी ऑप्शन क्या है? ऊष्मा शोषी। क्योंकि आयोडीन एक बड़ा एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक छोटा एलिमेंट है, तो जब बड़ा और छोटा, क्योंकि इनका जो मतलब साइज है वो एक दूसरे से कंपेरेटिवली नहीं है, तो इसमें ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। क्या मेरे भाई? ऊष्मा शोषी होगा, इसलिए आप जब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा अवशोषित करेगा, तब जाके ये रिएक्ट करेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जो है नौवां एमसीक्यू है। नौवां क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है, जब फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद 10वां सवाल आप बताइए, CuSO4 इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कौन सी है? मेरे भाई जल्दी से बताइए, जिंक धातु डालने पर, जल्दी से बताइए, ये कौन सी अभिक्रिया? 5 सेकेंड है आपके पास। कौन सी है? ए, विस्थापन। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने विस्थापन टिक किया है तो आप एक अंक और ऐड कर लीजिए अपने जो है टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद इसको टेस्ट के रूप में लीजिए, टेस्ट देना है, आराम से 20-25 मिनट देना है, बैठना है, कुछ लिखना नहीं है इसमें, आपको बस पढ़ते जाना है, याद करते जाना है, जो आपको ना है वही भर पोज करके लिख लीजिए। ठीक, उसके द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश? किस चीज का न निर्माण होता है न ही विनाश होता है? द्रव्यमान संरक्षण। इसके नाम में ही क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है, तो आंसर भी द्रव्यमान हो जाएगा, सीधी सी बात, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगला सवाल चलते हैं, जो कि एक इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें जो भी सवाल हैं सिलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज को आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो गारंटीड है आप 20 में से 20 करके आएंगे मेरे भाई। डेली आपको 2 हफ्ते में आप 20 में से 20 करने लायक हो जाएंगे। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि एक वीडियो में लेके आऊं, जैसे बहुत सारे होते हैं कि एक वीडियो में आपको पूरा 20 में से 20, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। अगर आपको सही से 20 में से 20 अंक लाने हैं जेन्युइनली, तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो समय दीजिए, 14-15 दिन में आप आराम से 20 में से 20 लाएंगे। एक दिन में 100 एमसीक्यू पढ़ने के बजाय आप एक दिन में 20-25 एमसीक्यू पढ़ें और अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करके ले जाएं। ठीक है मेरे भाई, एक टफ सवाल भी अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तब भी आप कर ले जाएंगे। अगर टफ सवाल बोर्ड एग्जाम में आया तो मैराथन से आपका सही नहीं हो सकता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे 12वां, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूरा समीकरण, संतुलित समीकरण। तो ये संतुलित समीकरण है, क्यों? क्योंकि जब दोनों ओर जब क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित समीकरण में ही ऐसा होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ा भी होगा। ठीक, तो ये संतुलित समीकरण का भी डेफिनेशन एक तरीके से हो गया। ठीक, यहाँ पर मैं आपको 3 डेफिनेशन बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया, उत्पाद, अभिकारक, और जो है संतुलित समीकरण, 3 डेफिनेशन आपको पता चल चुका है। ठीक,
रिवाइज हो गया, डेफिनेशन भी साथ साथ रिवीजन हो रहा है। तो ये मतलब इस तरीके के एमसीक्यू रखो जिससे डेफिनेशन भी आपका साथ साथ इंप्रूव हो। तो यानी ओवरऑल आप 20 अंक नहीं, आप समझ लीजिए कि 30 से 40 अंक आपका इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि साथ ही साथ जब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ तो बोर्ड एग्जाम में उसके उन क्वेश्चंस की भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो 13वां, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं, दो पदार्थ हैं आपस में संयोग किया, दो या दो से अधिक एक उत्पाद बनाया, तो क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन। तो दो लोग मिलके एक बन रहे हैं तो संयोग हो रहे हैं तो संयोजन अप्रिय, सीधी सी बात। ये भी डेफिनेशन है, परिभाषा ये समझ लो मेरे भाई, कुछ है नहीं, बस दिखने में लगता है 30 है, कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है, एक तरीके से जान लो। ताप मतलब कुछ है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना। जैसे ये आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। बताइए, ए ऊपर, बी नीचे, सी आगे, डी ऊपर या नीचे, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, डी, ऊपर या नीचे। ताप और दाब को ऊपर या नीचे, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर दर्शाएंगे, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे। ठीक, ताप या दाब। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद आपका जो 15वां सवाल है, CH4 प्लस 2O2 डैश CO2 प्लस 2H2O, यह रासायनिक समीकरण है। कौन सी रासायनिक समीकरण? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा चालक, ऊष्मा सहाकार, सहारक। ठीक, तो ये सी और डी तो आपको लग ही रहा होगा देख के, ये अलग एग्जाम्पल है। तो ए और बी में से कोई हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, ए और बी में से आपका कोई हो सकता है। कौन सा होगा आपका? तो आपका जो है ये क्या है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो कि 16th है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आप जल्दी से बताइए कौन सा कथन असत्य है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आना लगभग तय है, एक ना एक सेट में जरूर से जरूर आएगा, इसको फटाक से पढ़ लीजिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ए, सीसा अपचयित हो रहा है, बी, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सी, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? सोच करके बताइए, इसमें मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इसको लिख भी लीजिए। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से करिए करिए करिए। कौन सा होगा? ए एवं बी, ए एवं सी। तो यहाँ पर आपका होगा 16वें का दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन ए एवं सी, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा कथन असत्य है मेरे ख्याल से? हाँ, तो असत्य, सत्य कह सकते हैं, सत्य है, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कार्बन की संख्या में मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये +0 में था, यहाँ पर क्या गया? +4 में। तो ये सत्य, असत्य काट दीजिए, यहाँ पर सत्य होगा, तो दूसरा ऑप्शन ए एवं सी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? बताइए जल्दी फटाफट से। 17वां, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विविस्थापन। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में आपका जो है वियोजन कौन सा है? बताइए जल्दी से। हाँ, वियोजन। ठीक है मेरे भाई, ये। और उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर 18वां। 18वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए। Fe प्लस CuSO4 डैश FeSO4 प्लस Cu, यह क्रिया है वही, फिर से जो पहले था वही, मतलब ये समझ लीजिए कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये विस्थापन। ओ सॉरी, मतलब ये समझ लेना है, वो मतलब सही से हुआ नहीं, विस्थापन है सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, एक बार रुकिए मिटा के लिख दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे। सी ऑप्शन, विस्थापन 18वें का सी। फिर 19वां सवाल, बार बार आगे चला जा रहा है यार, स्क्रॉल ज्यादा हो जा रहा है। तो 2H2 प्लस O2 से 2H2O, इस क्रिया को कहते हैं, जल्दी से बताइए। दो दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहा है, सीधी सी बात, संयोजन। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप कर ले जाओगे। 19वां सवाल क्या है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए, जलवाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, बी जो है आपका बर्फ पिघल कर जल उत्पन्न करती है,
जल में नमक का घुलना, एलपीजी का दहन, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? मेरे भाई जल्दी से बताइए। ए बी सी तो भौतिक परिवर्तन लग रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एलपीजी का दहन क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये 20वां सवाल में आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब 21वें पर आते हैं। तो 21वां भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ही बड़ा, दिखने दिखने में बड़ा है लेकिन आसान है। लेकिन आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। 4NH3 प्लस 5O2-4NO प्लस 6H2O, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जल्दी से बताइए मेरे भाई, 21वां कौन सा सवाल होगा सही, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। तो इसमें जो है ये कौन सी अभिक्रिया है? एक विस्थापन अभिक्रिया है और ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी पहला और तीसरा सही है। संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन में केवल एक उत्पाद बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला तीसरा जिसमें है सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है बहुत रेड ऑक्स, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो जिसमें, यानी उपचयन अपचयन दोनों हो। डेफिनेशन, यानी वह क्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये भी डेफिनेशन ही है आपका। उसके बाद जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा O2 गैसों का मोलों का अनुपात होता है। ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 1:1, 1:2, 2:1, 4:1। तो आपका सी ऑप्शन होगा 2:1। हाइड्रोजन का 2 अनुपात, ऑक्सीजन का 1 अनुपात। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा? आपका 24वें का ए, सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। ठीक है। ये क्योंकि सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती। ये जान लीजिए कि उसका संरक्षण शायद है तो स्टील का। ठीक है, स्टील एक धातु है लेकिन उसका संरक्षण शायद नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसा नहीं है कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। कुछ एक धातुएं ऐसी होती हैं जो संक्षारित नहीं होती हैं। ठीक। तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। और संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन, कचन लिखा है, कथन समझ लेना मेरे भाई, असत्य है। धातुएं नष्ट होने लगती हैं। संक्षारण के कारण एजी का रंग काला हो जाता है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। संक्षारण धातु के लिए हानिकारक नहीं है। संक्षारण धातु के लिए हानिकारक नहीं है, ये तो गलत है। क्योंकि संक्षारण होने से धातुएं को क्या होता है? हानि पहुंचती है। धातुएं क्या होने लगती हैं? संक्षरित होने लगती हैं। या मूर्छा, मूर्छा जानते ही हो, जैसे सरिया उरिया होता है उसमें सलिए में मूर्छा लग जाती है। ठीक है। तो और कार्बन जम जाता है, एजी का रंग काला पड़ जाता है, और उसके बाद जो है कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्या है कि एक तरीके से क्षति पहुंचा रहा है, संक्षारित कर रहा है। इसलिए संक्षार धातु के लिए हानिकारक नहीं है, ये कहना गलत है, हानिकारक है। ठीक है मेरे भाई। ये 25वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 26 और 27, प्रतिऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये अपचायक होते हैं, ये अपचयित होते हैं। ये जो है BHA तथा BHT प्रतिऑक्सीकारक हैं। ये खाद्य तथा तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। फटाफट से बताइए मेरे भाई, कौन सा इसमें से सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें से? आपका 5 सेकंड आपके पास है, फटाफट से बताइए। तो 26वें का बी, ये क्या होते हैं? अपचयित होते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 27वें पर चलते हैं। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, ये, हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जैसे आप देखते हो, आप लाते हो, लेस लाते हो, या जो चिप्स 5 रुपए के पैकेट में आता है, और उसके बाद और जो मतलब बिंगो टेढ़े मेढ़े जो भी है वो आता है, तो 5 रुपए के पैकेट में रहता है। क्या रहता है उसमें? हवा ही भरा रहता है, उसके अंदर रहता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दे दिया रहता है। ठीक है। तो वो अगर हवा ना भरे तो उसका स्वाद जो है जल्द ही बिगड़ जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा। बनता है आलू का, बनता है चिप्स वगैरह। तो जब आलू का बनता है लेकिन वो टेस्टी रहता है, उसको मतलब 2-3 महीने या 5-6 महीने बाद भी वैसा ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसमें कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन गैस। वो जो पन जो उस मतलब जो जो पन्नी होती है उसमें जो है पॉलीथीन होती है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अगर ऑक्सीजन भी भर देंगे तब भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें नाइट्रोजन हल्की गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक हल्की गैस है ऑक्सीजन से, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है मेरे भाई, जिससे कि वो क्या हो, खराब ना हो।
इसीलिए यानी खराब यानी विकृत ग्रंथि का मतलब बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ठीक है मेरे भाई, तो यही है नाइट्रोजन। उसके बाद 27 के बाद 28वां सवाल। तो आप सोच रहे हो ये एमसीक्यू तो है नहीं। हाँ, मैंने तीन सवाल ऐसे रखे हैं जो कि एमसीक्यू से हट करके हैं। अब इन तीन सवालों को अगर आप कर लेते हैं, इसमें से एक ना एक सवाल आपके सेट में जरूर से आएगा। ये हो सकता है आपको 2 से 3 अंक अवश्य रूप से दिला दे। तो आप इनको फटाफट से पढ़ लीजिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, तो इन सबको मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। रीजन आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के सवाल हैं। एनसीईआरटी के सवाल ही बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% साइंस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में 99% आता है, साइंस में 95%, हिंदी में 100% और बाकी के सब्जेक्ट में 100% आता है। लेकिन साइंस में थोड़ा एक दो सवाल जो होता है बाहर से आता है, वो भी आप, लेकिन बाहर का मतलब ये है कि किसी दूसरे बुक से उठा लेता है, लेकिन वो सवाल अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो कर ले जाओगे। ठीक है, तो इनको फटाफट से मैं पढ़ दे रहा हूँ। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। रेगमार से इसीलिए इसको साफ किया जाता है। ठीक है, रीजन आपको पता चल गया होगा। लोहे की वस्तुओं को इसलिए पेंट करते हैं संक्षारण से बचाने के लिए। जब हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं, देखो घर में जो आपकी रीलिंग वगैरह लगी होती है, ठीक है, उसको पेंट क्यों कर दिया जाता है? या लोहे के जो दरवाजे लगे हुए होते हैं या खिड़कियां लगी होती है, पेंट कर देते हैं। एक तो वो दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, दीपावली भी आ रही है तो भाई सजावट में पेंट वेंट कराया ही जाता है। और दूसरा क्या होता है कि वो उसमें जंग नहीं लगता। अगर आप वैसे उसको छोड़ देंगे, पेंट नहीं करेंगे, तो वो कुछ दिन बाद पानी के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो जंग लग जाता है। वो जंग से भी बचता है और दिखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद तीसरा मतलब 30वां सवाल, तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखो वही मैंने अभी ऊपर बताया क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हल्की गैस है, एक अक्रिय गैस है। ठीक है मेरे भाई, ये जब अक्रिय गैस डालते हैं तो जिससे उसके संपर्क में रहता है या उसके अंदर जब इसको पैक किया जाता है, जिससे वो विकृत गंधिता यानी खराब होने की जो है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो नहीं वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। तो ओवरऑल 30 एमसीक्यू थे, 27 एमसीक्यू थे, जिसमें से 30 आपका जो है लॉन्ग में मैंने थोड़ा सा मतलब जो है आप कह सकते हैं उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न दे दिया है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। ओवरऑल देखो भाई, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं, डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हैं। तो मैं अगर 30 के 30 एमसीक्यू लाता, उसमें से हो सकता था एक आध सवाल बन जाता, लेकिन अगर इसमें से एक सवाल अगर आपका आ गया तो 3 अंक दे के जाएगा, 3 या 4 अंक। लेकिन उसमें से एक सवाल आएगा तो केवल आपको एक ही अंक मिलेगा। तो ओवरऑल आपको मतलब स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तब जाके आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, और मैंने पहले चैप्टर का 30 एमसीक्यू आपका टारगेट पूरा किया। कल फिर से आऊंगा न्यू वीडियो के साथ, और उसमें भी 20 से 30 एमसीक्यू होंगे। डिपेंड करेगा कि चैप्टर कैसा है, बड़ा होगा तो ज्यादा एमसीक्यू, क्योंकि अम्ल क्षार वाला चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण, तो वो एक बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वही है। ठीक है, आपका जो है फिजिक्स के पहले चैप्टर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यही है केमिस्ट्री में, तो इसको ओवरऑल आपको पढ़ना है। और इसी के साथ चलते हैं, और अच्छे से अच्छी मेहनत कीजिए मेरे भाई। और अपने जो है सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है। तो अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कि हो आपके साथ, लेकिन अगर आप जब बीमार पड़ जाएंगे तो आपका जो रिदम है वो टूट जाएगा, और पढ़ाई में धीरे धीरे मन नहीं लगेगा, और आपका सिलेबस भी आगे चला जाएगा। तो ओवरऑल आप अपने सेहत का ख्याल रखें, और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। ठीक है मेरे भाई, और फोड़ के दिखाना है, पेपर में अच्छे से अच्छा अंक लाना है। इस बार बोर्ड एग्जाम में भाई 95 एबव लाना है। जो जो 95 एबव लाना चाहता है कमेंट बॉक्स में टाइप करे कि मैं 90 95 प्लस लाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसके लिए अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मैं गाइड करूंगा पर्सनली, पर्सनली वॉइस कॉल वीडियो कॉल से आपको मैं गाइड करूंगा, टेस्ट लूंगा, सारी चीजें होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं डेली मतलब टारगेट दूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, आपको मतलब गाइड करूंगा कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। तो चलते हैं मेरे भाई, धन्यवाद, जय हिंद।